नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लखनऊ पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। हालांकि ये मुलाकात औपचारिक रही। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बातचीत भी की। ये मुलाकात औपचारिक रही। सीएम आवास पर ही दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें देख रहे हैं आप। लखनऊ पहुंचने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई। मुलाकात औपचारिक रही। हालांकि दोनों की मुलाकात के बाद कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि किस विषयों को लेकर ये बातचीत हुई, ये कहना फिलहाल साफ नहीं है। तो सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई। सीएम योगी से त्रिवेंद्र सिंह ने मुलाकात की। सीएम आवास पर लखनऊ में ये मुलाकात हुई। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम आवास पर मिलने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत और दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। हालांकि ये मुलाकात औपचारिक रही, लेकिन इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम योगी से मुलाकात की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, ये बताएं कि जो मुलाकात हुई, कहा जा रहा है कि औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत और योगी आदित्यनाथ के पुराने संबंध हैं और दोनों एक ही जिले से आते हैं, पौड़ी जिले के रहने वाले हैं दोनों। और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो दोनों के बीच बहुत अच्छी फीलिंग थी और दोनों एक दूसरे से लगातार बात करते रहते थे तमाम सियासी मसले पर भी। लेकिन अब मुख्यमंत्री नहीं है त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम परेशानियों से घिरे हुए हैं। ये जो अभी पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और इस मुलाकात की, हालांकि औपचारिक मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन सियासी मायने भी है। निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि अपने हटाने के बाद, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के बाद मुख्यमंत्री पद से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। अब लेकिन जब वहाँ पर मुलाकात की है तो जब किसी भी पार्टी के दो बड़े नेता मिलते हैं तो निश्चित तौर पर सियासी बातें होती है और निश्चित तौर पर सियासी बातें हुई होगी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। और देखना होगा कि आगे चल के इस मुलाकात से क्या मैंने सामने आते हैं। प्रवीण जी, सीएम योगी को बहुत ही मजबूत नेता माना जाता है, तो क्या ये माना जाए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर उनसे गुरु मंत्र लेने आए थे? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि बीच में ये भी खबर आ रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह के हटाने के बाद आदित्यनाथ पर भी हटाया जा सकता है, मुख्यमंत्री पद से दौर को लाया जा सकता है। लेकिन इस ताकत के साथ योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को बनाए रखा। उसके बाद पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की अलग ही पहचान हुई है और जब एक मुलाकात करने यहाँ पर गए हैं तो निश्चित तौर पर गुरु मंत्र लेंगे और उत्तराखंड के सियासी हालात से चर्चा करेंगे और यहाँ के बारे में भी निश्चित तौर पर चर्चा होगी। ठीक प्रवीण जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो वहीं हल्द्वानी में उत्तराखंड चुनाव से पहले एसपी का ऐलान हुआ है। 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी एसपी। 2 दशकों में उत्तराखंड में नहीं हुआ है कोई भी विकास। इसके साथ ही एसपी ने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस और बीजेपी। जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेंगे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव। तो बड़ी और अहम जानकारी, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। एसपी ने बड़ा ऐलान किया है। एसपी पार्टी के मुताबिक वर्चस्व की अपनी लड़ाई लड़ रहा है बीजेपी और कांग्रेस और जीत एसपी की ही होगी। तो हल्द्वानी से बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तराखंड चुनाव से पहले एसपी पार्टी ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। पहले 2017 में चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से
और जो चुनाव कार्यालय 2017 में खोला गया था, आज भी वो कार्यालय चुनाव की तैयारी पहले दिन से कर रहा है। आज 4.5 साल से समाजवादी पार्टी हल्द्वानी के अंदर जिस तरह कार्यालय खोल के हमने पहले चुनाव की अपना ऐलान किया था, आज तक हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता का कार्य कर रहे हैं और जनता के बीच में रह के हम उनकी हर मदद करते हैं और समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। में कुछ कहना नहीं चाहते, कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के तरह ही विकास चाहती है, काम करना चाहती है और उत्तराखंड के नौजवानों को उनका सपना पूरा करना चाहती है। किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको दूर करना चाहती है। एक बार सामने सामने भाई, बहुत बड़े चौधरी साहब। तो समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान किया है कि 70 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की यदि बात करें तो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही, ऐसे में हमारी जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि हम सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही जीत का भी दावा करते नजर आए पार्टी प्रमुख। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताराचंद फोन लाइन पर बने हुए हैं। ताराचंद, ये बताएं कि जिस तरीके से ये चुनाव लड़ने की बात की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो जो उत्तर प्रदेश में दबदबा देखने को मिला, क्या वही दबदबा अब उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा? जी देखिए, अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई भी दबदबा उत्तराखंड में देखने को नहीं मिला है। हाँ, इस बार वो जरूर 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी हैं राजेंद्र चौधरी, वो आज हल्द्वानी पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने प्रेस वार्ता की है और उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि 70 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही सरकारों ने अब तक वर्चस्व की लड़ाई उनके आपस में चल रही है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, उसके बाद भाजपा जब सत्ता में आई है तो लगातार मुख्यमंत्री बदलने का काम यहाँ पर किया गया और जनता के साथ धोखा हो रहा है। विकास के काम रुके हुए हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार होगा और 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी, ये कहना है उनका। और राजेंद्र चौधरी ने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि 2022 का जो चुनाव होगा उससे पहले अखिलेश यादव भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो चुनावी माहौल है उसमें समाजवादी पार्टी कहाँ पर नजर आती है। और इस बार यदि देखा जाए उनके अनुसार तो कहीं ना कहीं जरूर इसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी दावेदारी करती है और अब 70 विधानसभा सीटों पर यदि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो उत्तराखंड का जो चुनाव होगा वो काफी रोचक चुनाव यहाँ पर होने वाला है। बिल्कुल ताराचंद जी, क्योंकि सभी पार्टियां अपना अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, तो क्या लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी जिस तरीके से यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर आई थी, क्या यहाँ पर भी वो कांग्रेस के साथ लड़ेंगे या फिर अलग ही लड़ेंगे? जी देखिए, उन्होंने किसी भी गठबंधन से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह का गठबंधन उत्तराखंड के चुनाव में नहीं करेंगे और 70 सीटें जो वो लड़ेंगे वो अपने दम पर यहाँ पर सीटें लड़ेंगे और किसी भी पार्टी के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होना है उसमें उन्होंने कहा है कि 70 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और जो वर्चस्व की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही है उसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सीटें जीत के आएगी और ये वर्चस्व की जो लड़ाई है इसको खत्म करने का काम यहाँ पर करेगी। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी खासी सीटें जीत कर पूरी दमदारी के साथ वो उत्तराखंड में इस बार जो है अपना दावा पेश करने वाले। ताराचंद, क्या लगता है आपको, हमेशा उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य लड़ाई लड़ी है, क्या लगता है जनता इस बार क्या किसी और पार्टी को मौका दे सकती है? जी देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को उतना दमदार अभी तक जो नेतृत्व है वो नहीं मिल पाया है। हालांकि जो उनके कुछ एक ऐसे नेता थे पूर्व में जो समाजवादी पार्टी के लिए लगातार यहाँ पर काम करते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक अपना जो दबदबा है वो उत्तराखंड में
बिल्कुल कायम नहीं कर पाई है, क्योंकि रामपुर तिराहा कांड का एक ऐसा कलंक उनके ऊपर है कि वो हर बार ये कहा जाता है कि उन्होंने उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर दमनकारी नीति चलाई गई थी सपा सरकार द्वारा। लेकिन उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है राजेंद्र चौधरी ने कि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, क्योंकि उस समय सरकार जो चल रही थी वो केंद्र में वो कांग्रेस की थी और उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि जो 2022 का जो चुनाव होगा उसमें पूरी दमदारी के साथ समाजवादी पार्टी इस समय अपनी दावेदारी पेश करेगी। लेकिन जिस तरह से अभी तक के जो चुनाव हुए हैं उसमें सपा का कोई भी यहाँ पर नेतृत्व दिखाई नहीं दिया है। अब देखना होगा कि 2022 का जो चुनाव होगा वो किस तरह से समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना नेतृत्व पेश कर पाती है और जनता के बीच में कितनी धमक वो दिखा पाती है, जनता क्यों उनको एक्सेप्ट करे। ये जब वो अपने दावे पेश करेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी दमदारी उनमें है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने मुलाकात की। उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की। उत्तराखंड के सीमांत गांव के विकास के बारे में भी मुलाकात हुई। सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड इलाकों में बुनियादी विकास की योजना को लेकर बातचीत की गई है। इस दौरान खास तौर पर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे बिंदुओं पर विचार किया गया। फिलहाल औपचारिक तौर पर बातचीत के दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की गई। इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि सीएम और रक्षा मंत्री के बीच राज्य के विकास के संबंधित विषयों पर बातचीत हुई। दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर सीएम धामी से विपिन रावत ने मुलाकात की, जबकि दूसरी तस्वीर जब अजय भट्ट ने मुलाकात की। तो वहीं उत्तराखंड मुफ्त विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में चंद्राचारी चौक पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त होकर अपने चहेतों को नौकरी देती है, जबकि योग्य युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री के इशारों पर जिस तरह से उत्तराखंड मुफ्त विश्वविद्यालय में कुलपति और बीजेपी ने अपने करीबियों और रिश्तेदारों को नियुक्त कर दिया, उससे प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। ऐसा करके सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। युवाओं का अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग कर दी। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती रहेगी। उत्तराखंड में शोर धन सिंह रावत मुर्दाबाद। पुतला फूंकने का जो प्रोग्राम है, ये धन सिंह रावत जो अभी शिक्षा मंत्री थे पीछे, उनका 2017 से 19 के बीच में उन्होंने उच्च शिक्षा में उत्तराखंड के ओपन यूनिवर्सिटी में 8 नियुक्तियां हुई हैं। उन नियुक्तियों को लेकर हमने ये प्रदर्शन किया है कि वो 8 नियुक्तियां जो हैं वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो 8 लोग जिनको उन्होंने नियुक्तियां दी हैं वो कहीं ना कहीं धन सिंह रावत या फिर बीजेपी या फिर कुलपति के रिश्तेदार हैं। उनको बैकडोर से नियुक्तियां दी हैं और नियुक्तियां करने का जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। जिस प्रकार से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है और हमारे जो पूरे उत्तराखंड के युवा जो शिक्षा में पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार से धोखा किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। हो रहा है वो उत्तराखंड में जो ये भाजपा की जो नीतियां हैं, जो ये धन सिंह रावत ने जो ये घोटाला किया है, उसके विरोध में हमारे पूरे आम आदमी पार्टी का पूरे 70 विधानसभाओं में ये प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। जो 2019 में एक अखबार में आया था कि जो नियुक्तियों का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में घोटाला हो रहा है, 2 दिन बाद वो घोटाला साबित हो गया था। 2 दिन बाद उन्हीं 8 लोगों को नियुक्तियां दी। तो वहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार अपने अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने घूमाकोट में चेकिंग करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने गाड़ी से 5 पेटी अवैध शराब बरामद की और साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
आपको बता दें कि घुमाकोट तिहाड़ रिगल्टी पर शाम करीब 5:30 बजे एक गाड़ी को रोका गया, जिससे 5 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। फिलहाल मामले में पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मसूरी में नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ ने हाथों में काले फीते बांधकर प्रदर्शन किया। मसूरी नगर पालिका में कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि अगर 19 सितंबर तक सरकार नगर निकाय कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती तो 20 सितंबर को पूरा उत्तराखंड के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर तक कर्मचारी काले फीते बांधकर प्रदर्शन करेंगे। 9 सितंबर से 10 सितंबर तक सुबह 10 बजे से 11 बजे तक गेट मीटिंग धरना प्रदर्शन करेंगे। 13 सितंबर को सभी निकायों के कार्यरत कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 16 से 18 सितंबर तक धार्मिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 20 सितंबर से उत्तराखंड के सभी निकाय के अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कर्मचारियों ने कहा कि 2014 से बंद किए गए बीमे में फिर से लागू किया जाएगा। बीमे की पुरानी राशि को तत्काल कर्मचारियों को दिया जाए। नगर निकाय के कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड दिया जाए और नगर निकाय में चलाई जा रही ठेका प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। हम निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे नगर पालिका परिषद मसूरी के कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों के संबंध में आज से काला फीता बांधकर विरोध राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। और 9 तारीख से 9 और 10 को 1 घंटे का 10 से 11 बजे तक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। 13 तारीख को समस्त कर्मचारी मसूरी की नगर पालिका के अपना 1 दिन का सामूहिक अवकाश। तो ये उत्तराखंड सरकार ने कई आईएएस के ट्रांसफर किए हैं। 15 आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल हुआ। 15 पीसीएस अधिकारियों के कार्यभार में भी बदलाव हुआ है। 48 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इकबाल अहमद अपर सचिव ऊर्जा बनाए गए। ईवा आशीष उपाध्यक्ष जिला स्तरीय प्राधिकरण टिहरी की उन्हें जिम्मेदारी दी गई। तो बड़े फेरबदल हुए हैं। उत्तराखंड में अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। आपको बता दें कि 15 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ। तो 15 आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल किया गया है, नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही 15 पीसीएस अधिकारियों के भी कार्यभार में बड़ा बदलाव हुआ है। 48 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए। इकबाल अहमद को अपर सचिव ऊर्जा बनाया गया। तो 15 आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव हुआ है, ये बड़ी जानकारी। 15 पीसीएस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव हुआ। इसके साथ ही 48 पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई अधिकारियों के तबादले हुए। वहीं उत्तराखंड में 20 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। देहरादून हरिद्वार के एसएसपी बदले गए। आईपीएस करण सिंह को डीआईजी फायर बनाया गया। देहरादून के एसएसपी योगेंद्र रावत को हरिद्वार का कप्तान बनाया गया। कुंभ मेला एसएसपी जमे को राजधानी यानी कि देहरादून की कमान सौंपी गई। चंपावत के एसएसपी लोकेश को पिथौरागढ़ भेजा गया। अमित कुमार सिन्हा को निर्देशक बनाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि 20 आईपीएस अधिकारियों के उत्तराखंड में तबादले हुए हैं। देहरादून हरिद्वार के एसएसपी भी बदले गए हैं। तो ये बड़ा फेरबदल हुआ है उत्तराखंड में। 15 आईएएस और साथ ही 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। एसएसपी योगेंद्र रावत को हरिद्वार का कप्तान बनाया गया। एसएसपी जमेर को देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी है। तो बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड में कई अफसरों के तबादले हुए। 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।